शुगर जो है अब ज़िंदगी का एक हिस्सा बन गई है। शुगर ऐसे है कि जैसे आप दूसरा बंदा शुगर के मर्ज़ में मुब्तला है, बल्कि मैं कहूँगा दूसरा नहीं, हर एक बंदा ही तकरीबन 3 में से 2 लोग तो शुगर के अंदर है। इसकी क्या वजह है? कोल्ड ड्रिंक्स जो हमने डिस्कस किया वो है, क्यों शुगर इतनी कॉमन होगी? हमारा लाइफ़स्टाइल, अगेन वही चीज़, कोल्ड ड्रिंक्स, मीठे का ज़्यादा इस्तेमाल इनडायरेक्टली सबसे ज़्यादा जो इफेक्ट हमें चीज़ करती है वो कौन सी है? शुगर क्यों इतना कॉमन? सर आप देखें इस टाइम जो एक ग्लोबल स्टडी आई है ना, वो तो ये कह रहा है कि इस टाइम पाकिस्तान ना ट्रेंडिंग जा रहा है डायबिटीज़ के अंदर। बिल्कुल ऐसी है। और इस टाइम सबसे ज़्यादा जो डायबिटिक पेशेंट्स वो पाकिस्तान के अंदर। सर बेसिकली डायबिटीज़ की ना दो इकसाम होती हैं। एक वो लोग जो कि पैदाइशी तौर पे शुगर के आर्ज़े में मुब्तला होते हैं जिनको इंसुलिन लगती है, टाइप 1 है। दूसरी वो है जो टाइप 2 वाले लोग हैं जो आमतौर पे 40-50 साल के बाद होती थी। ये एक मिनट, टाइप 1 वाले जो इनका डायग्नोस लेट होता है, ये शुरू में पता चलता है? नहीं सर, वो बच्चों के अंदर ही आने लग पड़ती है, मतलब 4-5 साल के बच्चे के अंदर डायग्नोस हो जाती होती है किसी न किसी फॉर्म में। या तो बच्चा बेहोशी के अंदर चले जाता है या उसका पेशाब ज़्यादा आ रहा होता है, तो अर्ली स्टेज के ऊपर टाइप 1 पता लग जाती है और वो इंसुलिन डिपेंडेंट होती है, उसमें आपने इंसुलिन ही लगानी होती है। फिर आती है टाइप 2। पहले टाइप 2 डायबिटीज़ होती थी जिसके अंदर आपका लबलबा काम कर रहा होता है लेकिन उसको पीछे धक्के की ज़रूरत होती है, तो धक्का अब या तो गोली की सूरत में या इंसुलिन की सूरत में दे रहे होते हैं। ठीक है, पहले 40-50 साल में आती थी, अब अर्ली आ गई है। वजह नेचर के अगेंस्ट आप काम कर रहे हैं, डाइट आपकी बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई है, फैटी फूड और शुगरी फूड्स का इस्तेमाल ज़्यादा है, वेट गेन एकदम से बहुत ज़्यादा हो गई। तीसरा आपकी जो ख़वातीन है उसके अंदर पहले होता था कि वो कॉन्शियस होती थी अपनी डाइट के वजह से ना, अब उनमें स्ट्रेस ईटिंग बहुत ज़्यादा आ गई। स्ट्रेस ईटिंग किसी भी वजह से जो है ना वो ट्रिगर कर रही है आपके हार्मोन्स को, और हार्मोनल इम्बैलेंसेस बहुत हैं। अब देखिए ना, पहले बच्चियाँ होती थी जिनके अंदर कोई, आपने कभी हार्मोन्स का मसला ही नहीं सुना होगा, अब उनके अंदर हार्मोनल इश्यूज़ आना स्टार्ट हो गए। ये चीज़ें अब बहुत ज़्यादा आ रही है। अब उसके साथ ये वाली चीज़ भी लिंक कर रही होती है, फिर जिगर के चेंजेस के साथ लिंक कर रही होती है। देखिए आपका लबलब है ना, उसने एक मुनासिब मकदार में आपके खाने के हिसाब से जो है वो इंसुलिन भी प्रोड्यूस करनी, शुगर भी प्रोड्यूस करनी। जब आप उसको एकदम से बहुत हैवी मील दे देते हैं तो उसने उतना ही ज़्यादा काम करना है, फिर एक टाइम आता है एग्जॉस्ट हो जाता है और शुगर डेवलप होने लग पड़ती है। ये इंसुलिन लेते हैं लोग, ये कितना अर्सा इसके साथ चल सकते हैं? फॉर लाइफ है ये तो? सर बिल्कुल इंसुलिन फॉर लाइफ है। हाँ, बहुत अच्छी स्टडीज़ हैं कि अगर आपका डाइट कंट्रोल है, डाइटरी मैनेजमेंट, मैं फिर कहता चलूँ डाइटरी कंट्रोल एक वाहिद ऐसा कंट्रोल है कि अगर आप डाइट कंट्रोल करते हैं तो आपकी इंसुलिन कम हो सकती है, आपकी जो आम दवाइयों की डोज है वो कम हो सकती है, और उसके अलावा जो है आप अपनी ज़िंदगी में वापस आ सकते हैं। बेसिकली सर बहुत सी जो चीज़ें होती हैं ना शुगर के साथ, कॉम्प्लिकेशन भी डेवलप होने लग पड़ती हैं, जिस तरह कुछ पैर सुन हो जाना, हाथों के अंदर सुइयाँ चुभना, चलते हुए पैर से जूता उतर जाना, ये लेट अलामात है। ये लेट अलामात हैं, लेकिन बहुत से लोगों में पहले आ जाती है, लोगों को पता है इसके साथ चलता है। अब जिस तरह मेरे पास एक यंग पेशेंट आया 27 साल के जिसके टांगों में दर्द रह रही थी, तो हमने जस्ट उसका शुगर का टेस्ट कराया, तो उसका जो 3 महीने का शुगर का टेस्ट जिसको HbA1c कहते हैं वो 14 पे आया, जो कि नॉर्मल वैल्यू 6.4 से नीचे होनी चाहिए। अच्छा, ठीक है, तो वो डायबिटिक था 27 साल की उम्र में। ठीक है, और उसको पता ही नहीं था। इतना अर्ली स्टेज के ऊपर अगर आपको डायग्नोस हो जाती है शुगर, तो इसका मतलब आपकी कितनी ज़िंदगी कम होगी? तकरीबन आप समझें कि अगर आप कंट्रोल नहीं कर रहे, परहेज नहीं कर रहे, तो 10 से 15 साल आप अपनी ज़िंदगी कम कर रहे हैं। खुद रिड्यूस कर लिया आपने। सर मैं ऐसे लोगों को भी जानता हूँ जो 50 साल 70 साल की उम्र में शुगर के साथ बिल्कुल ठीक है, सिर्फ उन्होंने परहेज को फॉलो किया, दवाई बाकायदगी से करी, नहीं जल्दी भी डायग्नोस हो जाए। ठीक है, बहुत। अब देखिए सर, नहीं, आप ये कह रहे हैं कि अगर आपको शुगर टाइमली डायग्नोस हो भी गया है तो अगर आप डाइट को कंट्रोल करते हैं तो आप इसको लेके साथ चल सकते हैं? सर वसीम अकरम देखें चल रहा है, कोई प्रॉब्लम वाली बात? सर देखिए वो तो हालांकि टाइप 1 है, वो खेलते भी रहे हैं, वो चल भी रहे हैं, वो कंट्रोल भी कर रहे हैं, परहेज के ऊपर ही सर आपका डाइट बहुत अच्छा कंट्रोल होना चाहिए। आई हैव अ पेशेंट जो कि माशाल्लाह 70 ईयर्स के हैं, ठीक है, लेकिन उन्होंने अपनी डाइट कंट्रोल के साथ अपनी HbA1c रिवर्स की। क्या डाइट अच्छी होनी चाहिए इनकी? मतलब उसमें ये है कि आप कोल्ड ड्रिंक्स नहीं लेते में, इसकी मुनासिबत से हम बात सर, सैर इफ्तार की मुनासिबत से देखिए ना, पराठे ना खाएं, ठीक है, सुबह सहरी के अंदर दलिया का इस्तेमाल कर लीजिए, जो कि नहीं करते हैं। जो कि नहीं करते, मज़ा नहीं देता ना इतना। सर वो देखिए ना, सहरी में दलिया खा लें। अब देखें सहरी बुफे क्यों चल रहे हैं इस टाइम, क्योंकि लोग खा रहे हैं, और आप देखें कोई एक भी ऐसा बुफे आपको स्टेशन ही मिलेगा जो खाली होगा, जिसमें दलिया होगा। सहरी के टाइम सर लोग ये चीज़ें नहीं लेते ना, सहरी के टाइम आप पैनकेक सर्व कर रहे हैं लोगों को, आप पेस्ट्री सर्व कर रहे हैं लोगों को। अब जिस बंदे ने उस टाइम के लिए तो एनर्जी ले ली, दिन में फिर जो प्यास लगेगी, डिहाइड्रेशन अलहदा होगी, ठीक है, जो अगर खुदा न खासा बॉर्डर लाइन डायबिटिक है उसके अंदर भी प्रॉब्लम आने लग पड़ेगी। इसी तरह आप अफ्तार बुफेज में देख लें, रश और रश है, फ्राइड फूड ही फ्राइड फूड है, ठीक है, कोई आपको इसमें हमने एक इवेंट बना लिया है अफ्तार में फ्राइड चीज़ों के लिए, तली हुई चीज़ों के लिए, मसालेदार चीज़ों के लिए। हम समझते हैं कि ये अफ्तार का मतलब ही है,
ये हमने उसकी डेफिनेशन बना ली है। सर मैं आपको आइडियल अगर अफ्तारी का प्लेटर दूँ ना, तो वो ये है कि आपने खजूर और पानी से रोज़ा खोला, उसके बाद आपने 15 मिनट का एटलीस्ट गैप दिया ताकि आप नमाज वगैरह पढ़ें, उसके बाद आप फ्रूट से स्टार्ट करें। हमारा स्टार्ट कहाँ से होता है सर? स्टार्ट हुए और अटैक हो जाते हैं प्लेट के ऊपर ना, पकौड़े, समोसे, कचौरियाँ, ये वाली चीज़ें स्टार्ट होती हैं, तली हुई चीज़ें पड़ी होती हैं, और साथ मीठा होना चाहिए, दबा के खानी है और इतनी खानी है कि उसके बाद रोटी के टाइम जरूरत ही नहीं बचती। सर उठा ही नहीं जाता, खाने की जरूरत रहती नहीं ना उसके बाद, सर उठा ही नहीं जाता। लोगों के लिए मस्जिद में जाना मगरिब के लिए बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है। सर वो देखिए ना, खाना खाते ही वो बिल्कुल ही सुस्त हो जाते हैं, काहिल हो जाते हैं। उसकी वजह ये है कि आपका सारा ब्लड सप्लाई जो है ना, वो आपके एब्डोमेन में आ जाता। अल्लाह ताला के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब कोई चीज़ खाए कि भूख रख के खाएं, मैदे में एक हिस्सा जो है वो आपका हवा के लिए होना चाहिए, 2 हिस्से आप पेट भर ही खाएं, उसके पीछे मसले थी। आप जब बहुत ज़्यादा खाना खाते हैं, हुक्म थे उनके वो सारे अब साइंस बता रही सर, आप जब बहुत ज़्यादा खाते हैं तो वो सारी ब्लड सप्लाई आपकी मैदे की तरफ आ जाती है, तो ब्रेन की सप्लाई ज़रा कम हो जाती है। तो देखते हैं हम बहुत से लोग जब बहुत ज़्यादा खा लेते हैं अफ्तारी के टाइम पे, तो उनसे उठा ही नहीं जा रहा होता, सुस्ती बहुत हो जाती है। सर यही वजह कि आपकी ब्लड सप्लाई कम, मीठा पानी कम, फिर ये कि आपने सारा दिन रोज़ा जो है वो रखा हुआ था, आपने मीठा पिया, वो एकदम से आपका बीपी ड्रॉप करता, बीपी ड्रॉप होने की वजह से आप बिल्कुल ही सुस्त हो जाते हैं दरमियान में। तो ये एक बहुत बड़ी कॉमन वजह बन रही होती है। ये मिंट मार्गरीटा बनाते हैं, ये कितना नुकसानदेह है, इसमें तो कोल्ड ड्रिंक का इस्तेमाल होता है। सर कोल्ड ड्रिंक का इस्तेमाल, फिर चीनी भी जाती है, चीनी बहुत ज्यादा सर 2 से 3 चमचे चीनी जा रही है, और फिर आप 2-3 चमचे डाल रहे हैं, तो वो तो एक शुगर का बम है जो हमें मिलता है। सर वो आपको डिसीव इसी तरह किया जा रहा है, सर आपको डिसीव इसी तरह किया जा रहा है। वो आपको बताते ऐसे हैं कि आपके लिए हेल्दी और रिफ्रेशिंग है, लेकिन उसके साइलेंट इफेक्ट जो है ना वो बहुत ज़्यादा है। नहीं, आप कहेंगे शुगर का बम है ये? सर बिल्कुल है। सर देखिए ना, आप किसी अच्छे रेस्टोरेंट में चलें वो चीनी कम डालेगा, ठीक है, लेकिन जो आपके लोकल रेस्टोरेंट हैं वो 2-2, 3-3 चमचे चीनी डाल रहे हैं, घरों में बना रहे हैं सर, चीनी डाल के फ्लेवर्स इस तरह दे रहे हैं उसको, तो वो आपके लिए नुकसानदेह है। यानी रोज़ा एक तो आपको सवाब का बायस है, और दूसरा आपकी सेहत को बेहतर बनाने के लिए पूरा महीना आता है। आपको कहते हैं कि अपने मैदे को कंट्रोल में रखें, उसको खाली रखें, गैर ज़रूरी दबाव उसके ऊपर ना डालें। और हमने क्या किया कि हमने सहरी की, उसके बाद सारा दिन उसको भूखा रख के अच्छी एक्सरसाइज की, और जब अफ्तार का टाइम आया तो हमने उसको इतना उसके ऊपर दबाव डाल लिया कि वो सारे का सारा जो फास्टिंग की थी उसका फ़ायदा मेडिकली अगर हम देखें तो वो खत्म हो जाता है। बिल्कुल सर, देखें बेसिकली अल्लाह ताला ने जो फरमाया रोज़ा आपके लिए एक रिफाइनरी है, आपको रिफाइन करता है, आपकी बॉडी से टॉक्सिन्स निकालता है, आप तो फिर दोबारा वही टॉक्सिन अपनी बॉडी में डाल रहे हैं, हमारा वो चीज़ खत्म कर दी। सर घरों के अंदर भी सर देखें, एक जो अच्छा दस्तरखान होता है उस पर आपको 3-4 फ्राइड आइटम्स है, ज़्यादा चीज़ लगाई होती है सर, वो 3-4 फ्राइड आइटम्स हैं, फिर आपने खाना भी खाना है और उसके बाद फिर आपने लेट जाना, ठीक है सर। कितने लोग तरावी पे जाते हैं, ठीक है, तो वो फिर उसके साथ भी आपका वेट गेन है, चीज़ें हैं, आपकी बीमारी बढ़ रही है। आमतौर पे लोगों का वेट कम होना चाहिए इफ्तारियों के अंदर, रोज़ों के अंदर, वो डबल हो जाता है, ठीक है। वो इसी वजह से कि आपका डाइट प्लान ही कोई नहीं है, आपका बैलेंस डाइट ही नहीं है। आप जब अल्लाह ताला के अहकामात को नहीं मान रहे होते तो फिर वो चीज़ें आपके लिए वबाले जान बन जाती हैं। ये कहा जाता है ना कि जिस्म की ज़ुकात निकालनी है आपने, बिल्कुल बिल्कुल इसी तरह।